नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं इंडिया बोल रहा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे मोदी की कूटनीति के आगे ट्रंप नीति फेल होने पर। पीएम मोदी एक ऐसे कूटनीतिक जादूगर जिनकी रणनीति के आगे ट्रंप की नीति भी फीकी पड़ गई। जब मोदी ने वैश्विक मंच पर अपने दमदार तेवर दिखाए तो ट्रंप की अनियमित और अक्सर उलझन भरी नीति मानो कहीं खो सी गई। मोदी की चतुराई, उनकी दूरदर्शिता और बिल्कुल सटीक रणनीति ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वहीं ट्रंप की ओछी भाषा, विवादित फैसले, वो एक तरह से अमेरिका की साख को ठेस पहुंचाते हुए नजर आए। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। भारत का नेतृत्व अब कूटनीति के खेल के असली मास्टर मोदी के हाथों में है, जिन्होंने न सिर्फ अपने देश का हित सुरक्षित किया बल्कि विश्व स्तर पर अपनी पकड़ भी मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी की नीति में जो दम है वो ट्रंप की लोकप्रियता में नजर नहीं आता और इसीलिए देखिए ट्रंप के असंगठित अमेरिका फर्स्ट के दावों को काफी पीछे छोड़ा जा चुका है। मोदी ने साबित कर दिया कि कूटनीति सिर्फ बातों का खेल नहीं बल्कि समझदारी और रणनीति का नाम है। ट्रंप की तुलना में मोदी की नीति साफ सुथरी, सटीक और असरदार नजर आती है, जो आज के समय में दुनिया को दिख भी रही है कि असली ताकत कूटनीति में ही होती है, जिसका असर आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से समझाते हैं। ये 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। एससीओ में मोदी की गूंज। जब चीन में एससीओ समिट हुई तो मोदी का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। पुतिन, शी जिनपिंग और पीएम मोदी की केमिस्ट्री गजब की नजर आ रही थी। पूरी दुनिया ने यह तस्वीर देखी। उसके बाद से ही ट्रंप पीएम मोदी के कसीदे गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जमकर तारीफ किए जा रहे हैं। तो क्या अब ट्रंप चारों खाने चित होने के बाद में एक बार फिर रिश्तों में सुधार के ख्वाहिशमंद हो गए हैं? क्या इसे इस रूप में समझा जाए, क्योंकि ये 3 तस्वीरें क्रमशः इसी रूप को दर्शाती है। तो क्या बड़बोले ट्रंप अब नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ जिस तरह से कर रहे हैं उनको रियलाइज हो रहा है? वो ट्रंप जो टैरिफ की धौंस दिखा रहे थे, 50% टैरिफ लगाकर वो इठला रहे थे, अक्सर भारत पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन मोदी की कूटनीति चाल से ट्रंप औंधे मुंह गिर गए। पीएम मोदी की कूटनीति के आगे डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर कर चुके हैं और अब घुटनों पर आ गए हैं राष्ट्रपति ट्रंप। भारत के खिलाफ लिए अपने फैसले पर यू टर्न लेने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। भारत ने दरअसल एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे भेद पाना अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए भी अब आसान नजर नहीं आता। अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए आर्थिक बिसात पर पीएम मोदी ने ऐसे घोड़े दौड़ाए कि ट्रंप का टैरिफ चारों खाने चित हो गया। न सिर्फ इस टैरिफ वॉर में अमेरिका को नुकसान हो रहा है बल्कि उसकी सुपर पावर पर भी, उस इमेज पर भी एक तरह से खतरा मंडराने लगा है। दरअसल देखा जाए तो डायमंड ज्वेलरी में $10 अरब का निर्यात सीधे सीधे प्रभावित हुआ है। ट्रंप के टैरिफ का असर आप इस रूप में समझिए। डायमंड ज्वेलरी में $10 अरब का निर्यात प्रभावित हुआ। इसके अलावा अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल में भी $10.8 अरब के निर्यात पर सीधा सीधा असर पड़ा है। कृषि उत्पाद में $6 अरब के निर्यात पर असर पड़ा है। स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर में $4.7 अरब के निर्यात पर सीधे सीधे इस टैरिफ के बाद में प्रभाव पड़ा है। झींगे में $2.4 अरब का निर्यात सीधा सीधा इंपैक्ट कर रहा है। कारपेट क्षेत्र में भी लगभग $1.2 अरब का निर्यात प्रभावित होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा किन सेक्टरों पर ट्रंप टैरिफ का असर ज्यादा पड़ा, यह भी आपको जानना चाहिए। यह भी आइए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। ये जो तमाम सेक्टर्स हैं, ये क्लोथिंग यानी कि कपड़े का सेक्टर है, ज्वेलरी का सेक्टर है, ऑटो पार्ट्स, ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, समुद्री उत्पाद जो है, ये कहा जाए मरीन इक्विपमेंट्स, उसका बहुत बड़ा मार्केट है। इन तमाम सेक्टर्स पर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। ट्रंप टैरिफ को लेकर दावा ये करते आ रहे हैं कि भाई इससे राजस्व में इजाफा होगा, अमेरिकियों को इससे लाभ मिलेगा, लेकिन हो क्या रहा है? ये यूनिवर्सिटी के बजट लैब की तरफ से किए गए एक विश्लेषण के अनुसार टैरिफ ज्यादा अमेरिकियों को ही गरीबी की ओर धकेल सकता है
और यही हो भी रहा है जो चिंता डोनाल्ड ट्रंप की एक तरह से बढ़ाता हुआ नजर आता है। अब देखिए ये जो रिपोर्ट आई उसमें क्या सामने आया, 2026 तक 10 लाख लोग गरीबों की श्रेणी में आ जाएंगे, गरीब बन जाएंगे। 2024 तक 3.6 करोड़ लोगों की गरीबी की संख्या सामने आई थी, लेकिन आने वाले वक्त में 2016 मात्र 2 साल का या 1.5 साल की अगर बात करें तो आंकड़ा बढ़ सकता है। पिछले साल तक गरीबी दर 0.4% से 10.6% हो गई। 2026 में ये तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप समझिए 2026 में यानी कि अब से 1.5 सालों के बाद में 12 से बढ़कर 12.2%। अब गरीबी दर जो है वो अमेरिका की हो सकती है। और क्यों हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, दुनिया में भारत पर टैरिफ लगाया है, उसका असर अमेरिकियों पर पड़ेगा। भारत की तरफ हसरत भरी निगाहों से अब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप यूं ही होश में नहीं आए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति से घर और बाहर हर जगह मुंह की खानी पड़ी है डोनाल्ड ट्रंप को। क्योंकि भारत अगर चीन की तरफ कदम बढ़ाता है तो जाहिर सी बात है अमेरिका का डूबना तय है। अमेरिका से अगर दोबारा दोस्ती करता है तो अमेरिका की साख को जरूर बचाया जा सकता है, ये डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप जो पहले सोच रहे थे कि अमेरिका के बगैर भारत आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन हुआ क्या, मोदी ने ऐसी चाल चली कि भारत का जलवा बरकरार है। कैसे? दरअसल जर्मनी ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि भारत के साथ कारोबार को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। अभी जो कारोबार होता है उसे 2 गुना कर दिया जाएगा, ये जर्मनी की तरफ से कहा गया। वहीं जापान कह रहा है कि भाई अपने बाजार के दरवाजे हमने भारत के लिए और भी ज्यादा खोल दिए हैं, हमने भारत में निवेश और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं बल्कि जो यूरोपियन यूनियन है, यूएन के साथ में मुक्त बाजार समझौता जल्द ही होने की भी संभावना नजर आती है। भारत ब्रिटेन के बीच में मुक्त बाजार समझौते की बात जोरों पर चल रही है। रूस ने भारत के लिए अपने बाजार के दरवाजे पहले ही खोल दिए हैं। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना के साथ में कारोबारी रिश्तों को बढ़ाने की नई पहल शुरू हो चुकी है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिंगापुर के साथ में नए समझौते भारत कर रहा है, उस पर मुहर भी लग चुकी है। स्विट्जरलैंड, इसके अलावा लिechtenstein, नॉर्वे और आयरलैंड के साथ में भी मुक्त बाजार समझौता पहले ही हो चुका है। चारों मुल्क अगले 15 सालों में $100 करोड़ का निवेश भारत में करने वाले हैं। आप समझिए ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये लिस्ट, ये जो हमने आपको इंफॉर्मेशन दी, ये भारत के आने वाले वक्त की स्थिति को और दर्शाता है कितना मजबूत भारत होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप जो सोच रहे थे उससे तो उलट हो गया। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ विदेशों में चारों खाने चित नहीं हो रहे हैं, बल्कि अमेरिका के लोग भी अब जमकर डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी नीतियों को कोस रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीति ने अमेरिकी जनता की जेब पर सीधा सीधा वार करना शुरू कर दिया है। महंगाई यहां पर बढ़ने लगी है, महंगाई अमेरिकियों की कमर तोड़ रही है और तो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी कारोबारी अब खुलकर कह रहे हैं कि ये टैरिफ तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है और इसीलिए अब वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ट्रंप को जमकर खरी खरी भी सुनानी शुरू कर दी है। दरअसल जॉन बोल्टन ने अमेरिकी अखबार द हिल में लिखा था कि व्हाइट हाउस टैरिफ और दूसरी शर्तों में चीन के प्रति भारत से ज्यादा नरमी दिखा रहा है, जो कि एक गंभीर गलती है। दोस्त और दुश्मन दोनों पर एक समान टैरिफ लगाने से अमेरिका का वो भरोसा, वो आत्मविश्वास कमजोर हुआ जिसे बनाने में कई दशक लग गए। और बदले में अमेरिका को क्या मिला? बदले में अमेरिका को बहुत कम आर्थिक फायदा मिला है, जबकि अमेरिका को टैरिफ से बड़े नुकसान का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, ये जॉन बोल्टन की तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं बल्कि दूसरी तरफ भारत की रणनीति पर पूरी दुनिया वाहवाही कर रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने टैरिफ के जाल में फंसने के बजाय वैश्विक साझेदारी, आत्मनिर्भरता और स्मार्ट डिप्लोमेसी को अपनाया और भारत ने बगैर आक्रामक हुए अपने हितों की रक्षा की और दुनिया भर में भरोसे का वो केंद्र बना। इसीलिए अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ क्रिस्टोफर पैडेला ने भी ट्रंप की सख्त शब्दों में आलोचना की है। क्रिस्टोफर ने क्या कहा? ये टैरिफ भारत अमेरिका संबंधों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है। क्रिस्टोफर ने आगे कहा, भारत हमेशा अमेरिका को शक की निगाह से देखना और कभी भी इन टैरिफ को भूलेगा नहीं। और ये सच भी है, भारत कभी नहीं भूलेगा कि ट्रंप ने ये किस तरह की नीति अपनाई।
तो जहां ट्रंप की टैरिफ नीति अमेरिका को ही आर्थिक गड्ढे की ओर लेकर गई, तो वहीं भारत की समझदारी भरी नीति ने उसे उभरती महाशक्ति के तौर पर स्थापित कर दिया। अब खुद अमेरिकी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई भारत की नीति में दम है और ट्रंप की रणनीति में बस दिखावा है। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ट्रंप सही में भारत के साथ कारोबारी रिश्ते सुधारना चाहते हैं या फिर इसके पीछे भी कोई उनकी रणनीति नजर आती है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने ईयू को भारत पर 100% टैरिफ लगाने की सलाह दी थी, जबकि खुद भारत पर कुल 50% टैरिफ वो थोप चुके थे। जिस तरह से हमने लगातार देखा भी, जिस समय टैरिफ को लेकर ट्रंप भारत का दबाव बना रहे थे, उस समय पीएम मोदी साफ शब्दों में कह रहे थे कि भाई कीमत तो चुकानी होगी लेकिन समझौता कतई नहीं करेंगे। मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। तो दबाव जितना भी आए हम डरेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके थे कीमत तो चुकानी होगी लेकिन समझौता नहीं करेंगे, और देखिए हुआ भी वही। और इसी रणनीति का ही असर है कि अब खुद डोनाल्ड ट्रंप जगह जगह तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते, ये कहा जाए यूटर्न लेते हुए नजर आते हैं। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जो है वो जुड़ रहा है। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से भारत की नीति में दम और ट्रंप की नीति बेदम होती नजर आती है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. शिवाजी मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। हमारे साथ में इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से डॉक्टर राजन कुमार प्रोफेसर हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में जुड़ रहे हैं विदेशी मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भी। साथ ही साथ अमेरिका से डॉक्टर राज भयानी जो कि FIPA के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ में इस चर्चा में भी जुड़ रखे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से एक एक करके जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, मैं डॉक्टर राज भयानी जी आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। जरा समझाइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर इस पूरे टैरिफ को लेकर अमेरिका में क्या हाल है, अमेरिका में लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो नीति विशेषज्ञ हैं वो तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप की ही अभी एक तरह से स्थिति बताते हैं, और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आ बैल मुझे मार कर लिया है टैरिफ बॉम्ब फोड़ के। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। टैरिफ की वजह से देयर इज लॉट ऑफ टर्मोइल और बहुत ही क्या कहते हैं, लोग एंग्शियस हो चुके हैं। इसमें टैरिफ का जो एक्चुअली कंसेप्ट जो था that was principally was right because अमेरिका का जो ट्रेड बैलेंस है पूरी दुनिया के साथ वो बिल्कुल निगेटिव में जा रहा था। अमेरिका के ऊपर अभी $37 ट्रिलियन का कर्जा है और हर साल $2 ट्रिलियन का डेफिसिट है और उसमें ट्रेड इम्बैलेंस है। सो प्रिंसिपल एक तरफ से सही लगता था कि टैरिफ आएगा तो ठीक होगा, लेकिन जिस तरह से ट्रंप साहब ने इसको इम्प्लीमेंट किया है वो बिल्कुल गलत है। ही कुड हैव यूज्ड द डिप्लोमेसी, जैसे जॉन बोल्टन ने कहा कि जो लोग बिल्कुल डंपिंग कर रहे थे, जैसे चाइना इज डंपिंग ऑल द प्रोडक्ट्स इन अमेरिका, उसके ऊपर ज़्यादा जरूरी था। और जो दोस्त लोग थे और अलायंस थे, इंडिया, कनाडा, EU, जापान, साउथ कोरिया, उनके साथ उन्होंने थोड़ा सॉफ्टनेस दिखाना या डिप्लोमेसी करके आहिस्ता आहिस्ता अगर टैरिफ बढ़ता था तो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके और बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी करके अगर टैरिफ बढ़ता तो इट वुड हैव बीन अ गुड थिंग फॉर अमेरिकन इकोनॉमी टू सम एक्सटेंट, नॉट द वे इट इज इम्प्लीमेंटेड। सो ये इसलिए जिस तरह से अभी पूरी दुनिया के साथ ट्रम्प ने दुश्मनावट करवा दी अमेरिका की। कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका यूज्ड टू बी ऑलवेज वन, और इसलिए अमेरिका को कभी डिफेंस की प्रॉब्लम नहीं थी कि कोई हमें नेबर अटैक करेगा, जैसे चाइना इंडिया होता है, चाइना पाकिस्तान होता है, इंडिया पाकिस्तान, वो बिल्कुल चिंता नहीं थी पहले, बिकॉज दे आर ऑलवेज वन एंड टुगेदर। बट नाउ देयर इज अ बिग डिस्कॉर्ड, कैनेडियन एंड US गवर्नमेंट आर नॉट टुगेदर। सेम प्रॉब्लम विथ मेक्सिको, सेम प्रॉब्लम विथ ब्राजील, सेम प्रॉब्लम विथ EU, जापान, साउथ कोरिया एंड स्पेशली इंडिया।
जी जी जी। एक्चुअली इंडियन पीपल थॉट, हम सब ने ट्रम्प को एक्चुअली वोटिंग की, सब सपोर्ट किया, क्योंकि ये लग रहा था कि अगर ट्रम्प साहब आएंगे तो इंडिया और अमेरिका की दोस्ती चरम सीमा के पहुंच जाएगी। उससे हमें इंडियन लोगों को काफी फायदा होगा, क्योंकि वी ऑल वांट इंडिया एंड यूएस डिफाइन द नेक्स्ट सेंचुरी, दिस इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। बट ट्रम्प इज वेरी वेरी इम्पल्सिव पर्सन। उनका जो, ही इज नॉट नोन टू बी पॉलिटिकल पर्सन, और डिप्लोमेसी में वो बिल्कुल उनको, आई बिलीव ही इज नॉट डिप्लोमेटिक पर्सन। तो जिस तरह से जो पहलगाम के बाद जो मॉरली वी वर करेक्ट कि हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और उसको खत्म कर दिया, उसका जो क्रेडिट लेना चाहते थे वो उनको इंडिया की तरफ से नहीं मिला, और उनको एक्चुअली हमारी तरफ से भी थोड़ा डिप्लोमेसी में थोड़ी सी गलती हो गई कि ये वही बात हो गई सर कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भले ही कोशिश कर रहे हो कि मैं इंटरफेयर करने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ तारीफ मिले, लेकिन वो नहीं मिली। फिर उन्होंने कहा अच्छा प्यार से नहीं डरा के करने की कोशिश करता हूं तब शायद कुछ मिले, लेकिन हुआ नहीं। तो ऐसे इसी बात सर, ये तो वही बात हो गई कि इंडिया की डिप्लोमेसी की एक तरह से कहा जाए, भाई मोदी की तारीफ करते हैं अगर ट्रंप, तो ये तो भारत की डिप्लोमेसी की एक तरह से जीत है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था जैसे दूसरे देशों पे प्रेशर डाल के उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, और किसी हाल तक यूरोपियन यूनियन है, कि उनको टैरिफ का डर दबा के और फिर उनके मनमाने हिसाब से उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जो कि एक पक्षीय है, जो कि अमेरिका को फायदा है। मगर भारत ऐसा नहीं करने वाला। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बता दिया था हमारी 3 रेड लाइन, एक तो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को हम नहीं खोलेंगे, जीएम क्रॉप को हम नहीं आने देंगे, और दूसरा है कि जो हम ऑयल ले रहे हैं रूस से, जो कि डिस्काउंटेड रेट पे है, करीब के हमारी 42% रिक्वायरमेंट वहीं से आ रही है, हम उसको कंटिन्यू रख रहे हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि हम ही अकेले नहीं है, चीन तो 50% के करीब देता है, उसके ऊपर आपने टैरिफ नहीं लगाया। यूरोपियन यूनियन जो है वहां से गैस लेता है, एलएनजी लेता है, टर्की वहां से ऑयल और कोल लेता है, जापान भी कोल लेता है। तो भारत पे अकेला आप टैरिफ लगाओगे, भारत झुकने वाला नहीं। अब हुआ क्या है, वो लगाया क्यों? देखो ये सच्चाई है कि 3-4 बातें तो बहुत अच्छी हैं कि उनको जो डेट ट्रैप में तो है आज की तारीख में अमेरिका, क्योंकि उनके पास डेट $37 ट्रिलियन का है, और जबकि उनकी इकोनॉमी $31 ट्रिलियन है। तो 126% उनका एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि डेट है। और ये भी सच्चाई है कि धीरे धीरे डेट बढ़ता जा रहा है, और ट्रेड डेफिसिट 67% कंट्रियों के साथ है, तो वो कम करना चाहिए। मगर जो तरीका उन्होंने अपनाया है, दुश्मन और दोस्त में फर्क नहीं किया, और वो मुझे लगता है बाउंस बैक कर गया। उसके ऊपर एक प्रकार से अभी डोनाल्ड ट्रंप को लगा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो उन्होंने ये सोचा था भारत जो है प्रेशर में आएगा, डील साइन करेगा, ऐसा नहीं हुआ। उसके साथ साथ थोड़ा सा पैरेलल ये भी है, क्योंकि भारत नहीं माना इस चीज को कि अमेरिका जो है मीडिएशन किया था भारत और पाकिस्तान की युद्ध में, क्योंकि वो एक प्रकार से नोबेल प्राइज को चाहते थे, और वो क्लेम करते हैं कि मैंने 6 युद्ध रुकवाए हैं, वो रुवांडा का, कोंगो का, उसके बाद कंबोडिया, थाईलैंड का, अजरबैजान, आर्मेनिया का, भारत और पाकिस्तान का, और कहीं ना कहीं वो कहते हैं रशिया यूक्रेन का। मगर भारत ने साफ सुथरे शब्दों में कहा उनका कोई रोल नहीं है। ये डीजीएमओ पाकिस्तान ने डीजीएमओ भारत से बात की, वो भी एक कारण था जिसके कारण वो भारत से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड थे। मगर उन्होंने बिना सोचे समझे, जो पीटर नावरे हैं उनका जो एक प्रकार से ट्रेड एडवाइजर, उसके तहत लगा लिया। अब भारत तो झुकने वाला नहीं है। अब भारत का कितना ट्रेड है? $132 बिलियन है, उसमें हम करीब के $92 बिलियन जो है, 90 से 92 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा ट्रेड सरप्लस है। और वो वहां $40 बिलियन करते हैं, करीब की 42 से 44 बिलियन का ट्रेड सरप्लस भारत की तरफ है। ये सच्चाई है, ये भी चीज अमेरिका को लग रहा था। तो उसका एक तरीका था जो भारत भी तैयार, मुझे लगता है आने वाले समय में, कि हम इस ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते हैं, कि हम वहां से ऑयल खरीद सकते हैं, दूसरे देशों से कम कर सके, और हथियार जो हमारे पाइपलाइन में, हम 3 हथियार वहां से ले रहे हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल स्ट्राइकर, उसके बाद आपके जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, और P-8I जो एक प्रकार से आपका सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, और G414 इंजन अभी कोई 20 दिन पहले हुआ। तो सच्चाई है भारत इसको तैयार था, मगर भारत क्या करने को नहीं तैयार था? भारत
जो अपना इंडस्ट्री के लिए ये खोलने को नहीं तैयार था कि आप डेयरी और एक एग्रीकल्चर में। अब अमेरिका ने क्या गलती कर दी? देखो, अमेरिका ने भारत के पास 50% टैरिफ लगाया। उन्हें सोचा इनके पास और कोई चारा नहीं होगा, इनकी इकोनॉमी हिट करेगी कम से कम। उसमें से $30 बिलियन है वो इफेक्ट नहीं होगी। वो है आपकी, एक तो है इलेक्ट्रॉनिक्स और एक है फार्मास्यूटिकल। आपकी 55 से $60 बिलियन की इकोनॉमी हिट करेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो ज्यादा करेगी क्योंकि ये सारे लेबर इंटेंसिव है। मगर भारत ने उसका तरीका निकाल लिया। भारत ने उसके लिए एक प्रकार दूसरी मार्केटें ढूंढ ली, यूरोप के ढूंढ ली, अफ्रीका में ढूंढ ली, चाइना में, कहीं ना कहीं रशिया में। दूसरा, हमने सब्सिडी दी उनको, उसके बाद जीएसटी कम कर दिया। तो वो जो मार लगनी थी हमारे एक्सपोर्ट को वो नहीं लगी और नुकसान हुआ अमेरिका को। अमेरिका को पैसा देना पड़ेगा। टैरिफ का कौन देगा? टैरिफ लोग देंगे। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, वो मैन्युफैक्चरिंग सोचते थे वो अमेरिका में आ जाएगी। वहां लेबर इतना कॉस्टली है, कौन मैन्युफैक्चरिंग करेगा? एप्पल भारत में बनेगा तो वहां बिकेगा। अभी एप्पल 17 उन्होंने अभी अनाउंस कर दिया, वो टोटली मेक इन इंडिया बनेगा। तो सच्चाई यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने ये फॉलो की, ये एक प्रकार से नीति जो गलती, अब उनको लगा कि उनको यू टर्न करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो साउथ कोरिया, जापान जो उनके साथ थे उनको भी शक होगा। जब भारत को धोखा दे सकता अमेरिका, जिसने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं जो किसी और देश ने नहीं की, कोंकासा, लीमियो, बेका, जीएसओएमआई, तो अब वो भी लगे कि अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते। और भारत एक ऐसा देश निकला, यूरोपियन यूनियन साथ खड़ा है, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सभी हमसे ट्रेड करना चाहते हैं। ये कहता है वो हमारे ऊपर टैरिफ। मुझे लग रहा है कि वही आपने बहुत बखूबी इस बात को समझाया कि जिस तरह से उनको लग रहा था कि भाई टैरिफ लगाएंगे, इंडिया डरेगा, स्थिति और भी ज्यादा बदलेगी। मैं आगे भी बढ़ूं और अपने दर्शकों को बताती चलूं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई जी भी मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। सर, आपका भी बहुत वेलकम है इस पूरी चर्चा में। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये भी बताते चले कि अमेरिका को क्या क्या नुकसान हो रहा है। भाई, जैसे हमने बात की, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो और भी ज्यादा महंगे होते हुए नजर आते हैं। आईटी सर्विसेज, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा, जो एक तरह से भारत से अमेरिका जो सामान मांगता है, ये उसकी स्थिति में बता रही हूँ। टैरिफ बढ़ने से हमारी कंपनियों की लागत बढ़ेगी, सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, महंगी कीमतें चुकानी पड़ेंगी। सप्लाई चेन तो सीधे सीधे डिस्टर्बेंस यहाँ पर होता ही है ना। किसानों पर असर है क्योंकि भारत अमेरिकी कृषि प्रोडक्ट जिसमें सोयाबीन, बादाम, अखरोट, सेब जैसे ये जो तमाम बड़ा खरीदार एक तरह से है, अगर भारत जवाबी टैरिफ लगाता तो अमेरिकी किसानों की और भी बिक्री कम हो जाती। आप इस बात को भी इस तरीके से समझिए। भारत का मार्केट लॉस जरूर है क्योंकि बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बड़ा कंज्यूमर मार्केट है जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए, लेकिन इन सारी तस्वीरों से इतर जियोपॉलिटिकल नुकसान जो है वो अमेरिका को होता हुआ नजर आता है। इन सारी चीजों में शायद अमेरिका बखूबी इस बात को समझ रहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप बखूबी इस बात को समझ रहे होंगे कि आने वाले वक्त में किस तरह से उनकी मुश्किल और बढ़ सकती है। तो क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन जी यही वजह आपको लग रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब यू टर्न लेते हुए नजर आते हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक्शन लिए हैं, जो स्टेप्स लिए हैं, वो काफी कारगर साबित हो रहे हैं। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, इंगेज करो फिर पनिश करो, फिर इंगेज करो फिर पनिश करो। अच्छा। तो ये एक स्टेप और ले सकते हैं जब हम उनके नज़दीक जाएंगे, क्योंकि जो अभी एम्बेसडर को नॉमिनेट किया है, सर्गी को, तो उन्होंने ये कहा है कि बहुत ही हम क्लोज लाएंगे भारत को, लेकिन फिर एक कंडीशन रखी है कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद करवाएंगे। तो यानी अभी भरोसा नहीं कर सकते अमेरिका नहीं कर सकते। चाइना से इंडिया को दूर करेंगे तो फिर इंडिया को आइसोलेट करके वर्ल्ड में जैसे चाहेंगे हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने सही कहा कि अब भारत शायद जो है अमेरिका पे उतना किसी पर भी अब विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी होना चाहिए और जो कि सही डायरेक्शन में जा रही है। मल्टी इंगेजमेंट की पॉलिसी, डोमेस्टिक रिफॉर्म की पॉलिसी और अपने जो क्लोज कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रस्ट बना के रखने की जो पॉलिसी है, यही हमें लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही इस्टेब्लिश और पावरफुल नेशन की तरह वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करेगा और लोगों का ट्रस्ट विन करेगा कि इंडिया इज नॉट ए कंट्री विच कैन इजिली बी pressurized, which can easily be made to break the relation with its friends। तो ये मुझे लगता है कि अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ट्रंप क्या करवट लेंगे। मैं देख रहा हूँ कि ट्रंप जो है, अभी जो 2 बातें सामने आ रही हैं, 2 बातों की तरफ मैं बताना चाहूँगा, हो सकता है समय से पहले ये बात हो कि ट्रंप जो है
10,000 सैनिक जो है यूक्रेन में भेज रहे हैं नेटो को, जिसमें अपने भी सैनिक होंगे, और ये लड़ाई यूक्रेन में हो सकता है बढ़ जाए। तो अच्छा। जब ये लड़ाई बढ़ेगी तो फिर ये हमारी तरफ घूम के आएंगे कि द फंडर दोज कंट्रीज विच आर फंडिंग यूएस रशिया, दे मस्ट बी पनिश्ड। और उसके लिए वो यूरोपियन यूनियन को तैयार कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन अभी रजिस्ट कर रही है। लेकिन वो कंडीशन रख सकते हैं कि अगर आप जो पॉलिसी नहीं चलते हैं तो हम आपका साथ नहीं देंगे। तो इसके लिए भी हमको तैयार रहना है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के पॉलिसी सर्कल्स में एक बात ये भी चल रही है कि हमारी आईटी सेक्टर को टारगेट किया जाए। तो ये भी हमको तैयार रहना है, क्योंकि अभी तक की जो पॉलिसी हमारी रही है कि यूरो सेंट्रिक, अमेरिकन सेंट्रिक पॉलिसी पूरी तरीके से रही है, खासकर आईटी में। $250 बिलियन के लगभग हम ट्रेड करते हैं सर्विसेज में। उसमें आईटी सेक्टर बहुत ही मेजर रोल उनका कंट्रीब्यूशन है। और ये 4 मार्केट, यूएस, यूके, जर्मनी एंड जापान, ये 4 बड़ी मार्केट है, जिसमें यूके सबसे बड़ी मार्केट है। तो अगर हमारी आईटी सेक्टर पे वो टारगेट करते हैं तो इससे रिलेटेड 60 इंडस्ट्रीज अफेक्ट होंगी, क्योंकि पूरी जो है एक सर्किल बन जाएगी। तो बिल्कुल। ये और अभी ये हमारे सर्कल ऊपर, तो फिर ऐसे तो लग रहा है ये तो चलता ही रहेगा अपने आप अभी में, ये हमारे ऊपर सिचुएशन। जो है जी। ये जो सिचुएशन है अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन ये जो पॉलिसी मैच्योरिटी की तरफ मोदी जी ने दिखाया है, इसको हमको कंटिन्यू रखना है, और इंगेजमेंट की पॉलिसी भी रखना है, निगोशिएशन भी कंटिन्यू रखना है। और अगर हम चाइना की पॉलिसी को अपने सामने रखें तो यही चीज चाइना के साथ भी किया था। 150% से ऊपर जो टैरिफ लगा के फिर जेनेवा अकॉर्ड करके 30% ले आए। तो ये बहुत ज्यादा हमको नहीं यानी कि करना, इसको लेकिन अगर मैं ऐसे समझूं, मैं राजन जी जी। का भी रुख करना चाह रही हूँ, फिर मैं सोई साहब का भी रुख करूंगी। लेकिन राजन जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं जाकिर जी की इस बात को लेकर आप? ये तो ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह से एक और अलग तरह की टैक्टिक जो है वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो लेकिन क्या इस टेक्निक में, इस टैक्टिक्स में क्या इंडिया इस चीज को समझ रहा है, या फिर वो उस फेर में पड़ते हुए आने वाले वक्त में नजर आएंगे? देखिए नैना जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। मैं पहले तो यह बता दूं कि अगर अमेरिका भारत से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है तो यह मान के चलें कि अमेरिका भारत को कोई फेवर करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अमेरिका पे, जैसा कि बोला जाकिर जी ने, बिल्कुल सही बोला कि आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है एक तरफ तो बोल रही है कि हमें भारत के साथ बातचीत करनी चाहिए, दूसरी तरफ से यूरोपियन यूनियन को यह भी इशारा कर रही है वहाँ की सरकार कि आप भारत पे टैरिफ बढ़ाएं। नाटो और यूरोपियन देशों से यह बोला गया। तो इस ढंग की बात की उनके उनके एक कुछ लोगों का मानना है कि एक निगोशिएटिंग स्ट्रेटजी भी है, जिसमें मैक्सिमम प्रेशर डालते हैं ताकि वो फिर निगोशिएशन उनके लिए आसान हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बियॉन्ड है यह। बियॉन्ड यह है कि इसमें मुझे लगता है कि पूरी तरह से जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, क्योंकि अब ट्रंप को लगता था कि जो यूक्रेन और रशिया का मामला है, शायद वो वहाँ पे काफ़ी सुधार होगा, बातचीत शुरुआत होगी, क्योंकि उनको लगता था कि पुतिन मान जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, और उनके लिए बहुत बड़ी एक ईगो इशू है, एक बेइज्जती का माहौल है, क्योंकि उन्होंने कई कई बार अपने अमेरिकन जो पॉपुलेशन उनको बोल चुके हैं कि 24 घंटे में ख़त्म करवा देंगे। फिर अलास्का के बाद उन्होंने बोला कि काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। तो उस ढंग की जो बात की है, तो अब जैसा कि माहौल अभी रूस में लग रहा है कि कोई भी सीज फायर की बात नहीं हो रही है, नहीं हो पीस रही डील की तो बात ही अलग है। तो वैसे में उनको लगता है कि भारत पे अगर दबाव बनाया जाए और किसी न किसी तरीके से चीन के ऊपर दबाव बनाया जाए, तो शायद इसका दबाव रूस पे भी पड़ेगा। लेकिन मैं यह भी बता दूं कि जो भारत की स्ट्रेटजी थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाने की, ये बिल्कुल उचित स्ट्रेटजी थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो, और अगर आप वहां पे ट्रंप से निगोशिएट करने की कोशिश करते, तो ट्रंप निश्चित रूप से भारत पे पूरी और भी दबाव बनाने की कोशिश करते, और हमारे फार्मिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर, जो दूसरे सेक्टर से, मिल्क इत्यादि जो सेक्टर, एग्रीकल्चर, उसको वो खोलने की कोशिश करते हैं, और भारत उसको नहीं खोलना चाहता है। और साथ ही यह भी बता दूं कि जो अमेरिकन नीति है कि जितने भी ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज हैं उन सारे देशों पे वो अटैक कर रहा है। आप देखें कि रूस पे वो प्रतिबंध लगा चुका है, ईरान पे प्रतिबंध लगा चुका है, बिल्कुल लगा वेनेजुएला चुका पे है। अटैक करने का उसका प्लान है। तो वैसे में भारत के पास जो ऑप्शंस हैं तेल को लेके बहुत कम है। और अगर मान लीजिए कि हम महंगे दर से अगर तेल दूसरे देश से मंगाने की कोशिश करते हैं, तो उसका सीधा असर हमारे किसानों पे पड़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे पड़ेगा। लेकिन क्या कारण है कि अमेरिका आखिर इस बात को मान रहा है कि भारत से फिर से बातचीत करनी चाहिए? उसके उसके 2-3 कारण है।
पहला तो यह कि अमेरिका को लग गया कि भारत उनके दबाव में नहीं आएगा, और ये बहुत ही अच्छी नीति, मैं इसकी पूरी प्रशंसा करता हूँ, तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ। जी दूसरा कि अमेरिकन जो वहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी यह लगने लगा था कि एक जो पार्टनरशिप भारत के साथ इमर्ज कर रहा था, जो कि 20 साल से बहुत ही स्ट्रांग पार्टनरशिप के रूप, तो उसमें भारत को जिस ढंग से एलिनेट किया जा रहा है वो अमेरिका के हित में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इंडो पैसिफिक में अगर चीन को कंटेन करना है तो जापान ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से और साउथ कोरिया के माध्यम से वो कुछ नहीं कर सकते, उनको भारत को अपने साथ रखना पड़ेगा। फिर जो कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग में जो सरगेई गौर जो कि हमारे यूएस के एम्बेसडर हैं भारत में, उनसे जब सवाल जवाब पूछा जा रहा था तो उनके जवाबों से भी यह पता चलता है कि किस ढंग से भारत को अमेरिकन देखते हैं। तो अपने जवाब में सरगेई ने बताया कि भारत अगले 15 से 20 साल में भारत का जो पॉपुलेशन है, जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, वो अमेरिका के पॉपुलेशन से बड़ा होगा। वह बताया कि कुछ वर्षों में भारत की इकोनॉमी जो होगी सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में इमर्ज करेगी। वो उन्होंने बोला, मैं तो मानता ही हूँ, लेकिन उन्होंने भी इस बात को, तो अमेरिका उस रूप में देखता है। और फिर अमेरिका को यह भी लगता है कि चीन उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है अभी के समय में, सबसे बड़ा उनका एक हॉस्टाइल जो कंट्री है वह है, और चीन को वो भारत के बिना कंटेन नहीं कर सकते। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण से आपको अभी दिख रहा है कि वह अभी जिस ढंग के दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी, अब जी फिर जी से प्रधानमंत्री मोदी से मित्रता की बात वो दोहराने लगे हैं, और हाँ, काफी जोर शोर से दोहराने लगे हैं। यानी तो कि ये इस कहा जाए कि अमेरिका भी और डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं कि इंडिया बहुत ज़रूरी है अमेरिका के लिए भी। भले ही ये कहा जाए कि अमेरिका बहुत मजबूत देश है, हर रूप में बहुत मजबूत है, टैरिफ लगाकर अगर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी तो संजय सोई साहब, क्या उसका एक बहुत बड़ा रीज़न आने वाले वक्त में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी है? ये भी बहुत बड़ी बात कही जा रही है। और 45 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जिस तरह से भारतीयों की आबादी है, भारतीय मूल के लोग अगर अमेरिका में रहते हैं तो पॉलिटिकल वे में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, लेकिन वो इलेक्शन में भी ये टैरिफ का मुद्दा और लगातार इन्फ्लेशन का मुद्दा अमेरिका की जनता के मन में है और उसका भी प्रभाव पड़ सकता है। क्या ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है? बिल्कुल नैना जी, इनफैक्ट इस समय में अमेरिका की जो सिचुएशन है, जी सर। सभी कारण इसमें आते हैं, जिसको कि जैसे कि बाकी स्पीकर ने बताया, चाहे वो इंटरनल सिचुएशन हो कि मिड टर्म इलेक्शन है, या वहाँ का डायस्पोरा, या फिर वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा वाला थीम हो, और ये जिसमें कि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि रिपब्लिकन्स कुछ काफी अगेंस्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं कि देखो उनको कैसे मजा चखा रहे हैं, उनको मजा चखा रहे हैं, चाहे मजा कुछ नहीं चख रहा है, आज भी भारत ने स्टैंड ले लिया। लेकिन ये इंटरनल कारण हो गए। एक्सटर्नल कारण जो है अमेरिका के, वो वही है कि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके द्वारा वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत को किसी प्रकार से प्रेशर में आए। यदि भारत प्रेशर में आ जाता और रशिया से ऑयल इंपोर्ट बंद करता तो कौन लेता? फिर अमेरिका की कंपनी वही ऑयल लेती और फिर वही यूरोप को बेचती, क्योंकि एक्सॉन की भी डील, अभी जैसे अटलांटा में मीटिंग हुई थी पुतिन के साथ, तो वहां पे भी ये डील हो रही थी कि वो तेल की वो कंपनी इन्वेस्ट करेगा, यानी कि वो चाहते कि ये जो मार्केट है यूरोप की, ये जो भारत रिफाइन करके बेच रहा है, वो अमेरिका कंपनी बेचे, वो भारत क्यों प्रॉफिट ले। साथ साथ में अभी यही कारण है कि जो आज जिस प्रकार का व्यवहार रहा है, जी सर। अनप्रडिक्टेबल व्यवहार रहा है, उसके कारण से आज अमेरिका के अंदर इनका विरोध शुरू हो चुका है। न केवल डेमोक्रेट्स बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी, जैसे मैं बता रहा था, कि काफी लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि आप ये कर क्या रहे हो। जैसे राजन जी बता रहे थे कि आज भारत एक साउथ चाइना सी में अगर कोई देश है जो चीन के खिलाफ खड़ा हो सकता है, जैसे कि गलवान में भी दिखाया, या वैसे भी एक दम खम जिसमें है वो, और पड़ोसी देश भी है, वो भारत है। तो यहाँ पे उन्होंने क्वाड के द्वारा एक किया था कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, यूएस हो गए, जिससे कि साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वगैरह की मूवमेंट की हमने एक्सरसाइज भी इकट्ठे। तो ये सब बातें, लेकिन अगर ये बात है कि आप भारत को खो दोगे, यानी कि 25 साल से जो हमारी रिलेशनशिप है, आज जो भारत अमेरिका से इतने हथियार इंपोर्ट कर रहा है, अब देखिए भारत ने, लेकिन एक जगह पे डिपेंडेंट नहीं है। आज ये हमारी फ्रांस के साथ राफेल की डील हो रही है, जर्मनी के साथ भी डील हो रही है, फ्रांस के साथ सबमरीन की डील हो रही है, ये रशिया के साथ सुखोई की बातचीत चल रही है, S-400 की बातचीत चल रही है, और तो और इंजन के लिए हमारी फ्रांस से बातचीत चल रही है, सेफ्रॉन इंजन की बात चल रही है। तो हमने अलग अलग ऑप्शन रखे, जहां पे हमें देश हित नजर आता है वहां पे हम किसी के प्रेशर में नहीं आते। अमेरिका ने पहले भी हमें मना किया था, S-400 आप इंपोर्ट मत कीजिए, आपके ऊपर काटसा लगा देंगे। हमने लिया, जिसका हमने असर देखा कि किस प्रकार से सही समय पे चीज आ गई थी, जो हमें सिंदूर में कितना बहुत बहुत इफेक्ट। उसका इम्पोर्टेंट रोल रहा। बिल्कुल जी जी।
तो ये बातें आज जो है ये आज अमेरिका को समझ आ गई। और मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ समय में, ये कुछ समय की बात है, वो चीजें वापस न्यूट्रल हो जाएंगी। जो आज जो भय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ जाएगा इम्पोर्टेंस भारत के कितना है, और अमेरिका के लिए भारत लेकिन अभी भी कितना लेकिन इम्पोर्टेंट जी सर। स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा। हाँ, जी। लेकिन ये बात, यही सवाल मैं सिवाज सर का भी रुक करते हुए पूछना चाहूंगी। सर, जो एक डिफेंस डील का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी जो है सोई सर ने दिया है, जाकिर हुसैन सर कह रहे हैं कि अभी आने वाले वक्त में आप ये मान के चलिए कि अगर अमेरिका अपनी बड़ी आर्मी का एक हिस्सा जो है वो अब रूस और यूक्रेन युद्ध में उतारता है, नाटो के साथ में सीधे से एक अलग तस्वीर बनती है, तो क्या ये आने वाले वक्त में भी एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन जाएगा भारत के लिए? हाँ बिल्कुल, देखो इंटरनेशनल रिलेशन, देखो एक बात समझ के चलना है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, परमानेंट एनिमी नहीं। बिल्कुल। परमानेंट है आपके नेशनल इंटरेस्ट। हाँ, ये सच्चाई है जो रशिया यूक्रेन लड़ाई रुकने की बजाय बढ़ती जा रही है, और ये सच्चाई है कि रूस को लगने लगा है कि वो अपने टर्म्स पे ही निगोशिएशन करेगा रशिया यूक्रेन वार में। उसकी 3-4 रेड लाइंस हैं। यूक्रेन नेटो में ज्वाइन नहीं कर पाए, जो 25% इलाका ले लिया, डॉनबास, जापोरिया, खारासन और क्रीमिया 2014 में ले लिया था, उसको वो एक प्रकार से अपने पास रखेगा, बफर जोन बनाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि इस टर्म्स एंड कंडीशन में यूक्रेन मानेगा और या यूरोपियन कंट्री, तो ये लड़ाई बढ़ेगी। अगर इसमें 10,000 सैनिक भेज देते हैं ये यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के ट्रुप्स, तो मुझे लगता है इसका जो दायरा भी बढ़ेगा और इसकी तीव्र गति बढ़ेगी। हाँ, मैं इससे बात से सहमत हूँ। फिर जो एक ऑयल लिया जा रहा है रशिया से, उसके अगेंस्ट ज्यादा कंट्रीज आएंगी, यूरोपियन यूनियन भी एक प्रकार से अगेंस्ट हो सकता है। इसके लिए भारत तैयार है। देखो, भारत ने अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को क्यों लिया है 40%। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसमें समझना चाहिए। जी। ईरान में एक प्रकार से पहले 2015 में न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, जिसको JCPO बोलते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। वो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप निकल गए थे और उन्होंने ईरान पे सैंक्शन लगा दी। भारत जो है 28% ऑयल लेता था, उसने सैंक्शन लगाए, सेकेंडरी सैंक्शन, जिसको काटसा बोलते हैं, काउंटरिंग अमेरिका सैंक्शन है। हमने ऑयल 0% कर दिया, जबकि बहुत सस्ता ऑयल था। वो क्यों डर गए? हमने बस यही बोला, चाबार जो है उसके ऊपर आप काटसा मत लगाना, और चीन फिर भी खरीदता रहा। तो ये इस बार इसने काटसा इसलिए नहीं लगाया इस पे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन तो ऑयल और गैस वहीं से लेता रहा है। तो ये सच्चाई है। उंगली जो उठा रहा है अमेरिका भारत की तरफ, तो उसको ये सोचना चाहिए हम अकेले नहीं है, चीन भी है, टर्की भी है, जापान भी है, और आप भी $7.5 बिलियन का ट्रेड करते हैं, यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड खरीदते हैं, तो और उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर। अब बात आती, होगा तो होगा क्या? क्या भारत और अमेरिका के रिलेशन में अभी रुकावट आएगी? क्या वो डाउन ट्रेंड में जाएंगे? मुझे लगता है वो तो नहीं जा सकते। उसकी वजह बिल्कुल ठीक है, जो हम अप्रिशिएशन कर रहे हैं कि अमेरिका को भारत की बहुत बड़ी जरूरत है चीन के काउंटर करने के लिए। उसका जो आने वाले टाइम में एडवर्सरी है वो ये चीन तो कहा जा रहा था कि जियोपॉलिटिकल वे में देखा जाए। बिल्कुल मैं इसको थोड़ा तो इसलिए उसको चाहिए, अगर उसको इंडो पैसिफिक में क्वाड को इफेक्टिव बनाना है, तो भारत एक बहुत बड़ा स्तंभ है। अगर भारत उससे निकल गया और कहीं ना कहीं चीन और रूस की तरफ जाता है, तो अमेरिका ये गेम लूज कर जाएगा। अब उसको लगता है भारत तो डरने वाला है नहीं, अब कहीं ना कहीं यू टर्न किया जाए, भारत से बातचीत की जाए, कुछ गिव एंड टेक। ये सोचना कि आप ट्रेड डील करेंगे भारत के पक्ष में होगी, ये तो कैसे हो सकता है? आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा। मगर एक चीज तो दिखा दी भारत ने कि हम आपके प्रेशर में नहीं आने वाले, और क्योंकि वर्ल्ड आज आपके साथ, हम एक प्रकार से मल्टी एंगेजमेंट करने वाले देश होंगे। हम अभी ना एक देश से नहीं रिश्ता। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ आई है, मगर डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं रस्सी एक बार टूटने के बाद फिर उसके अंदर गांठ पड़ जाती है। लेकिन सर ये बड़ा विरोधाभास नजर आता है, क्योंकि अभी जब G7 की मीटिंग हुई तो G7 में भी बार बार वो अन्य देशों पर भी एक तरह से भारत पर दबाव बनाने की बात कहते हुए नजर आते हैं। ये तो बड़ा दोहरा रवैया जो है वो उनका नजर आता है। भले ही हम SCO की मीटिंग के बाद में कह रहे तस्वीर बदलेगी, लेकिन राजन जी अगर आप जल्दी से इस बात को समझा पाए, ये तो दोहरा रवैया हुआ। आखिर किस तरह से हम माने कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को कुछ रियलाइज हो रहा है, वो भारत के साथ में संबंध सुधारना चाहते हैं?
राजन जी, बस जी जी। जी, अच्छे शब्द का प्रयोग किया है कि क्यों दोहरी नीति है। हम्म देखिए, अमेरिका पे उस ढंग से आप ट्रस्ट कभी नहीं कर सकते जैसा कि दूसरे देशों पे कई बार कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि वहाँ का इंटरनल पॉलिटिक्स इस ढंग का है कि भरोसा करना रूस पे जैसे 25 साल से एक ही लीडर है, आप उनको समझते हैं, जानते हैं, दोस्ती है, परिवर्तन उस ढंग से नहीं होता। लेकिन रूस की जो अमेरिका की बात करूं तो आप मैं बता दूं कि कैसे भरोसा है। मान लीजिए पाकिस्तान ने कितने साल तक, 50 साल तक उसका साथ दिया। पाकिस्तान की क्या हालत हुई, किस ढंग से छोड़ के गया, आपने देखा। उससे पहले चीन को मजबूत करने में किसका सबसे बड़ा रोल था? सबसे बड़ा रोल अमेरिका का था, और अमेरिका सपोर्टेड जापान और दूसरे देश थे। उसके बाद अभी चीन सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। तो भारत, देखिए, भारत को अगर वो सपोर्ट करना चाहता है, भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहता है, तो इसका कदापि मतलब नहीं है कि भारत को बहुत अच्छा दोस्त वो मानने के लिए तैयार है। आपको मानना पड़ेगा कि वहां पे जो इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं, वो पॉलिसी मेकर जो डिसाइड करते हैं, वहाँ के कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं। और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट में सबसे बड़े अभी जो आईटी सेक्टर वाले हैं, या फिर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ये सब है। तो उनको पता है कि भारत के साथ अभी अच्छे डील की काफी संभावना है। तो वो अभी भारत को सपोर्ट करेंगे। लेकिन यह मान के नहीं चलना चाहिए कि हम उनकी जो नीति होगी बिल्कुल भारत को सपोर्ट करने, या वह भारत को राइज करते हुए देखना चाहते हैं। वो भारत के साथ अपनी जो डोमिनेंस है, हेजेमोनी है, उसको बरकरार रखना चाहते हैं। वो भारत के साथ मिलके जो चीन इत्यादि की बात सब लोगों ने की, उसको कंटेन करना चाहते हैं। और उनको पता है कि अभी भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी है। अगले 20 से 25 वर्षों में भारत दूसरी, या हो सकता है पहली भी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। और तो वैसे में अगर उस देश से आप डील नहीं करते हो, अच्छे संबंध नहीं होते हैं, तो फिर नुकसान आपका है। और अमेरिका और भारत, जिस ढंग से आपने बताया था अपने प्रोग्राम में, कि सारे देशों के साथ अब फ्री ट्रेड डील कर रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहा है, और आसियान के साथ पहले कर चुका है, जापान के साथ कर चुका है, सिंगापुर के साथ किया है, कुवैत, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे, वेस्ट एशिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ। तो वैसे में अमेरिका को लग रहा है कि वो शायद अब छूट भी सकता है। लेकिन यह मान के नहीं चलें, अभी भी अमेरिका बोलने की कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ आप तेल के आयात बंद करें। यह भी अमेरिका बोलने की कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स से आप निकल जाएं। ऐसा भारत नहीं करेगा, और भारत को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका को सिग्नल देना जरूरी है कि हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, और तभी अमेरिका आपको समझेगा। लेकिन सर, अगर प्रैक्टिकल नोट पे, जाकिर हुसैन जी, प्रैक्टिकल नोट पे जैसा कि अभी राजन जी भी कह रहे हैं कि अमेरिका को ये समझना होगा कि भारत के पास में और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस कौन कौन से नजर आते हैं? खासतौर से अगर रूस के अलावा भी अगर हम बात करें ऑयल के तौर पर, तो कौन कौन से ऐसे बड़े ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि अब जो है चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं इंटरनेशनल पटल पर। और एक बात मैं टीवी चैनल वालों को बताना चाहता हूँ कि हमारा रिलेशन चाइना से अब ख़राब नहीं होना चाहिए। ये तो डिपेंड करता है बहुत हद तक चाइना से। हम चाइना को कंटेन करने के लिए नहीं जाएंगे। अगर चाइना से लड़ाई हमारी होती है तो फिर कौन हारेगा कौन जीतेगा उसका नुकसान होगा। हारना जीता तो नहीं होगा, लेकिन नुकसान दोनों कंट्रीज को होगा। अमेरिका फिर वर्चस्व बना लेगा। कोई शक नहीं। और इस दौड़ में जो है हमको चाइना और चाइना को हमको समझना पड़ेगा और एक अच्छा ट्रेड इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। 99 बिलियन अरब डॉलर का चाइना सरप्लस है। उसको चाइना ने बहुत हद तक ये एक्सेप्ट किया है कि हम इसको करेक्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और दो इकोनॉमी जो है लगभग 44% पॉपुलेशन को लेकर 50% तक जीडीपी तक जा सकते हैं, जैसा कि वो पहले थे। जी जी। तो यहाँ पे हमको अमेरिका इस बात को भी समझ गया है कि जो रिलेशंस इंडिया और चाइना में बढ़ रहे हैं और उनके आपसी मतभेद अगर खत्म होते हैं, मेन मसला हमारा बाउंड्री का इशू है, इसको अगर हम कहीं ना कहीं सॉल्व करते हैं तो हमारे और चाइना के बीच में कोई ऐसी राइवलरी नहीं है कि जो युद्ध की स्थिति तक ले जाए। अब रही बात सेकंड की ऑयल का, ऑयल लगभग हम 36 कंट्रीज से लेते थे रशिया से पहले जो है। लेकिन इसमें मेन कंट्रीज जो हमारी गल्फ कंट्रीज थी, जीसीसी कंट्रीज थी, और उसका डाइवर्सिफिकेशन हम अफ्रीकन कंट्रीज, नाइजीरिया है, वेनेजुएला है, ये सब सारी कंट्रीज की तरफ ब्राजील करते थे। और फिर रशिया में जब आ गया तो 40% के लगभग हम वहां से लेने लगे हैं। तो ये कंट्रीज अभी भी हमारे सामने हैं। हम वियतनाम में भी जाके कर सकते हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी जा कर सकते हैं। और हमने जो है एनर्जी को देखते हुए एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन एंड डेस्टिनेशन डाइवर्सिफिकेशन, ग्रीन फ्यूल का भी हमने किया है, और डेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है हमने अपने को एनर्जी फ्री करना है, एनर्जी सिक्योरिटी को बिल्कुल सिक्योर करना है। और ये बहुत पहले से पॉलिसी चली आई है, 20 साल से। थोड़ा से हमने दबा दिया था क्योंकि चीज़ें, तेल बहुत सस्ते मिलने लगे थे। लेकिन अब ये परमानेंट पॉलिसी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की है, जिसको अब्दुल कलाम
अब्दुल कलाम ने जो मिसाइल मैन थे, इन्होंने जी बहुत सर। पहले एक बहुत बड़ा प्रोग्राम दे रखा है इंडिया को, कैसे जो है एनर्जी सिक्योरिटी थे कैसे अपने को सिक्योर करे। तो हमारे पास प्लान्स बहुत हैं। बहुत है, बिल्कुल। हाँ, आने वाले वक्त में हमको इम्प्लीमेंट करता। और दूसरी बात और मैं मुझे बार लग बार रहा है ये हम कहता समय समय जी पर जाकिर हुसैन जी उस चीज को इम्प्लीमेंट करते भी रहे हैं, जी जरूरत के अनुसार हम उन तमाम प्रोग्राम्स को लेकर एक्टिवली वर्क करते भी रहे हैं। लेकिन संजय सोई जी, जो जाकिर हुसैन सर ने चाइना को लेकर जो एक बड़ी बात कही, चाइना को जरूर ये डिपेंड करना है कि इंडिया के साथ में उसके कैसे टर्म्स रहेंगे। क्या आपको लगता है कि एससीओ में जिस तरह से चाइना के साथ में एक अच्छे संबंध, मजबूत संबंध रशिया, भारत और इन सब के नजर आए, एक वो बहुत बड़ा रीजन रहा है डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न को लेकर? क्योंकि जियोपॉलिटिकल वे में लगातार अमेरिका ये चाहता रहा है कि भाई चीन के खिलाफ की जंग में भारत अमेरिका के साथ में खड़ा हो, लेकिन अभी तस्वीर कुछ और बनती हुई नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को। बिल्कुल नैना जी, ऐसा है कि भारत ने बता दिया कि आपका अगर दरवाजा बंद होता है तो हमारे पास 10 दरवाजे और खुल जाते हैं, चाहे वो यूरोप हो, जर्मनी, फ्रांस या फिर जापान हो, साउथ ईस्ट एशिया हो जहाँ पे फिलीपींस, वियतनाम, बाकी देशों के साथ है, या फिर चाइना, रशिया। और अगर ये आरआईसी हो जाता है, रशिया, इंडिया, चाइना इकट्ठे हो जाते हैं जी तो ताकत का जो बैलेंस है वो पूरा इधर शिफ्ट हो जाता है, बिल्कुल। अमेरिका और यूरोप के बजाय यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। परंतु एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बड़ा अच्छा रहा हमारी मीटिंग, ये हमने मैसेजिंग कर दिया अमेरिका को, मैसेजिंग कर दिया उनके जिस प्रकार से बयानबाजी आ रही थी, अपनी गरिमा को मेंटेन करते हुए हमने कहीं भी किसी प्रकार का लूज बयान नहीं किया। नहीं किया, लेकिन जैसा यहाँ पर उनकी एक चीज तरफ से कहना हो रहा चाहूंगा, है। एक सुरक्षा कर्मी के हिसाब से, कि चाइना पे हम कितना भरोसा करें। बिल्कुल। अभी चाइना के साथ ठीक है ट्रेड बढ़ रहा है, 127 करोड़ का ट्रेड था, लेकिन ट्रेड इन चाइना के फेवर में था, 113 करोड़ उनसे हम ले रहे हैं, लेकिन ट्रेड और बढ़े कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुरक्षा के मामले में अगर चाइना भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है, अगर चाइना पाकिस्तान का साथ देता है, अगर चाइना आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में यूएन में वीटो लगाता है, अगर चाइना अरुणाचल बॉर्डर प्रदेश की एरियाज में। नामबंदी करता है, या फिर चाइना कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के, जब भी भारत का कहीं बात होती है वहां पे टांग अड़ाने की कोशिश करता है, तो फिर कैसे भरोसा करें? भरोसा तो चाइना को करना पड़ेगा भरोसा लाने के लिए। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रही है, पहले मोदी जी ने चाहे अहमदाबाद में मीटिंग रही, चेन्नई में मीटिंग रही, कितना सर हमने मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि भारत की अभी जो भूमिका है वो नीति इन सारी चीजों को लेकर और मजबूत ये हो जाती है कि भारत हमेशा से ही धोखा खाकर बैठा है। चीन पर भरोसा किया, पाकिस्तान पर भरोसा किया, उसके बाद में क्या हुआ हम सभी जानते हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है ना, अब भले ही डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेते हुए तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई एक बार फिर से भारत उन्हें पहले के जैसे गले मिलेगा, लेकिन अब तो स्थिति बहुत बदल गई है, अब तो वो चीज होती हुई नजर भी नहीं आएगी। लेकिन आखिर डोनाल्ड ट्रंप की नीति इस दौरान जरूर फेल हुई है, ये जरूर कहा जा सकता है। अंदर खाने नाराजगी हो या फिर आने वाले चुनाव का वक्त हो, चीन के साथ में एक अलग इस स्थिति का एक डर हो, जो भी सिचुएशन हो। सर बहरहाल आप लोग सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों की तरफ से रखे गए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का